नमस्कार दोस्तों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल के चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डीआरडी की जो अपने क्वेश्चन सीरीज चला रखी की उसी में अपने आज बात करेंगे। तो ये वीडियो नंबर 9 है। आपको मैं बता दूं, वीडियो नंबर 9। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें यार, प्लीज़ लाइक कर दें। ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार दोस्तों। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कठोर सोल्डर जो एक मिश्र धातु होती है ना, वो किससे निर्मित होती है? कॉपर जिंक की, या लेड टिन की, या सीसा टिन जस्ता कैडियम 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 की, और या सीसा प्लस टिन की। ठीक है, अब आपको बता दें, जो कठोर सोल्डर होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कठोर सोल्डर का उपयोग जो भारी वस्तुएं होती है ना, भारी वस्तुओं को जोड़ने के लिए उपयोगी है ना। और इसका जो कठोर सोल्डर है, इसलिए इसका तापमान जो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, और ये इसको बनाने के लिए जो उपयोग में लेते हैं अपने, ऑप्शन नंबर ए, कॉपर और जिंक। ठीक है, मतलब कि ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर और जिंक का उपयोग का उपयोग करके कठोर सोल्डर का निर्माण कर सकते हैं ना दोस्तों। अब बात करें सेकंड ऑप्शन के अंदर, लेड प्लस टिन। तो लेड प्लस टिन से भी सोल्डर बनता है। ठीक है, और वो कौन सा सोल्डर होता है? वो होता है सॉफ्ट सोल्डर। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? नरम सोल्डर, है ना, नरम सोल्डर। अब आपको बता दें, नरम सोल्डर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, जो हल्की वस्तुएं होती है ना, उसको जोड़ने के लिए नरम सोल्डर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो अपने टेम्परेचर रखते हैं वो कितना होता है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 185 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होता है। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, जो सी नंबर ऑप्शन के अंदर दे रखा है, एग्जाम के अंदर है, हर एग्जाम के अंदर ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें, जो एल्यूमिनियम की तारें होती है ना, एल्यूमिनियम की तारें, उसको जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के सोल्डर का उपयोग किया जाता है ना। उस सोल्डर का नाम क्या होता है? सभी को पता है, एल्का पी। ठीक है, रेजिन नंबर 7। ठीक है, एल्का पी। ठीक है, अब एल्का पी एक मिश्र धातु है। ठीक है, किसकी मिश्र धातु है? शीशे की, टिन की, और जस्ते की, और कैडियम कैडियम की। ठीक है, कैडमियम। अब आपको बता दें, इनमें जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? शीशे की परसेंटेज कितनी होती है? 51। ठीक है, 51% शीशा मिला देंगे, टिन मिला देंगे, आपने 31% टिन टिन की मात्रा मिला मिला देंगे, और 9% है वो जस्ता मिला देंगे, और कैडियम 9% मिला देंगे। ठीक है, इन सभी का मिश्रण करके एक एल्का पी बनाया जाता है, और एल्का पी सोल्डर उस नाम रख दिया। और जो एल्का पी है ये एल्यूमिनियम की तारों को सोल्डर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये कॉपी में लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2, सोल्डरिंग करते समय, अपने सोल्डरिंग करते हैं ना, कौन सी गैस का निर्माण होता है? फ्रियोन गैस, आपको पता है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर भरी जाती नहीं है। ठीक है, ओजोन का निर्माण होता है कोरोना इफेक्ट के कारण। ठीक है, ये नहीं हो सकती। ठीक है, और आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी है ना, जब अपने सोल्डरिंग करते हैं फ्लोरीन गैस का निर्माण होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें, ये फ्रियोन गैस फ्लोरीन गैस एक ऐसी गैस है जो एक, आपको बता दें क्या, कौन सी गैस है ये? जहरीली गैस है। ठीक है, क्या बोलते हैं? विषवागत गैस है। ठीक है, ये क्या है? एक जहरीली गैस है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक स्विच बोर्ड के प्रवेश द्वार के निकट खाली स्थान स्थापित होता है। निकट दाएं ओर स्थापित होता है, बाएं ओर स्थापित, दोनों तरफ स्थापित है, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बता दें, जब अपने ये द्वार है, ठीक है दोस्तों, ये अपने प्रवेश द्वार है, तो आपको बता दें, जो स्विच बोर्ड होता है, कंट्रोलिंग बोर्ड है, नियंत्रण बोर्ड जिसे बोलता है, वो हमेशा बाईं ओर, या जिसको बोल सकता है राइट साइड। ठीक है, दाएं मतलब राइट हैंड है ना, राइट हैंड राइट हैंड साइड लगा होना चाहिए, मतलब इस साइड लगा होता है। ठीक है, राइट हैंड आपका ये है, तो इस साइड लगा होता है, प्रवेश द्वार के राइट साइड। ठीक है, अब आपको इसमें दो चार बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जो फर्श से, ठीक है, फर्श से छत की
छत का पंखा होता है ना, छत के पंखे की न्यूनतम दूरी है ना, फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम दूरी कितनी है? 2.75 मीटर है ना, ये याद रख लेना। जब फर्श से छत के पंखे की दूरी कितनी है? 2.75 मीटर, ठीक है। अब आप बात करें, पिछले क्वेश्चन के अंदर पूछा है नियंत्रण बोर्ड या स्विच है ना, तो नियंत्रण बोर्ड की जो फर्श से ऊंचाई है वो कितनी है? 1.3 मीटर, ठीक है। फर्श से ऊंचाई कितनी है नियंत्रण बोर्ड की? 1.3 मीटर है ना, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ याद रख लेना। एक बात और याद आ गई मेरे को, अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो छत छत है ना, ऊपर वाली छत से पंखे की दूरी पूछे, अगर छत से पंखे की दूरी पूछे तो कितनी करनी है अपने को? 30 सेंटीमीटर है ना, 30 सेंटीमीटर छत से पंखे की दूरी। जो मैंने पहले बताया वो कौन सा है? वो फर्श से है, वो है फर्श से छत की दूरी, फर्श से फर्श से छत पंखे की दूरी, ठीक है। छत पर पंखा लगाता है ना, उसकी दूरी, ठीक है। और ये छत से पंखे की दूरी है, और ये फर्श से दूरी, ये कितनी बताई थी? 2.75 मीटर है ना, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने लगभग इस चैनल पर सभी प्रकार के एमसीक्यू अपलोड करवा रखे हैं, तो आप एक बार प्लीज़ पीछे वाली वीडियो में जाकर देखें, बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू मिलेंगे आपको। और सभी प्रकार के एमसीक्यू जो डीआरडी यूपीपीसीएल के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप पिछली वीडियो में जरूर जाकर देखें, ठीक है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 22, ये सॉरी दोस्तों इसमें मिस्टेक होगी, ये इसे ऐसे लिखना था, ठीक है दोस्तों, टाइपिंग के अंदर मिस्टेक होगी। और ये पूछ रहा है अपने को, ठीक है, क्या पूछ रहा है? अब आपको बता दें, जो बाइनरी होती है, बाइनरी का आधार कितना होता है? 2, ठीक है। और ऑक्टल का कितना होता है? 8 है ना। और ऐसे ही आपने बात करें, जो इसके अंदर दिया हुआ है डेसिमल के कितना होता है आधार? 10, हेक्साडेसिमल का 16 है ना। अब आपको पता होना चाहिए, अब आपका एग्जामिनर ऐसे सीधा पूछ सकता है, और ऐसे देके जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और यहाँ पे ऐसे कर देगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देगा। अब आपको बता दें, ये आधार के संख्या पता लगेगी भी किसको किस में चेंज करना है, ठीक है। ये आधार किसका है? अब किसका? ये डेसिमल का, अभी मैं पीछे बता के गया हूँ, डेसिमल का आधार 10 होता है, और किस में चेंज करना है? बाइनरी में। तो आपको पता है इसमें 22 जो डेसिमल संख्या है उसको बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। अब आपको बता दें, जो इसमें बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने का पहला तरीका तो क्या है? पहला तरीका ये होता है, ठीक है दोस्तों, 22 और 2, ठीक है। अब 2 में भाग देना, डिवाइड करना होता है हर एक प्रत्येक संख्या को। अब 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना क्या होता है? 22 है ना, 11 दूना क्या होता है? 22। तो ऊपर क्या आ गया? यहाँ पे बचा कितना शेष? 0 है ना, 0 बच गया। अब देखो दोस्तों, अब देखो, 5 दूनी कितना होता है? 5 दूनी 10। अब बचा कितना? 1 बच गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 11 है ना, 1 बच गया। अब देखो दोस्तों, 2 दूनी कितना होता है? 2 का भाग 2 दूनी 4, 4, 1 बच गया, ठीक है। और बचा अंतिम में 2, 2 एकम 2 कितना होता है? 2 एकम 2 कितना होता है? 0, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का अब देखो दोस्तों, अपने क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे उल्टा लिखना है, ठीक है। हर एग्जाम प्रतिक्रिया ये हमेशा याद रखना, ऐसे नहीं, ऊपर से नीचे अपने को कभी नहीं लाना है, नीचे से ऊपर ले जाते हुए जाना है। तो पहले नीचे क्या आया? 1, और उसके बाद क्या आया? 0, ठीक है। उसके बाद क्या आया? 1, ठीक है। उसके बाद क्या आया? 1, उसके बाद क्या आया? 0। तो 0, 1, 0, 1, 1, 0, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ट्रिक क्या है, अपने को क्या पता ये अपना उत्तर अपना सही है, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, अपने उत्तर को जांच करने के लिए, कि भी ये है ना 10, 1, 1, 0, ठीक है। ये क्या? बाइनरी संख्या आ गई, इसको क्या ऑक्टल में चेंज कर लो, है ना। किस में चेंज कर लो? ऑक्टल में चेंज कर लो, ठीक है। तो अपने ऑक्टल में चेंज कर लें, ऑक्टल में बाइनरी को, किसी संख्या को ऑक्टल में चेंज करने के लिए इसके बटा में लिखते हैं 1, 2, 4, 8 और 16, है ना। अब देखो दोस्तों, एक एक वाली संख्या है ना, उसको ऐड कर लो, ठीक है। इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, ये इसके ऊपर एक नहीं है, ठीक है। और 0 वाली नहीं, इसको छोड़ दो, और 16 वाले को ऐड कर दो। तो आपको करेंगे 16 प्लस 4 प्लस और 2, ठीक है, ये 6 हो गए। 6 और 16 कितने होते हैं? 22, मतलब कि इसका अपना ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, आपसे निवेदन है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ठीक है, ये बाइनरी संख्या है।
और का 1s कंप्लीमेंट्री संख्या ज्ञात करें, ठीक है। 1s कंप्लीमेंट्री। अब आपको बता दें 1s कंप्लीमेंट्री क्या सीधा ही होता है, बहुत अच्छा, मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है। सिंपल से क्वेश्चन होता है और कुछ नहीं होता, बस इसमें क्या होता है, अगर अपने को 1s कंप्लीमेंट्री पूछे, ठीक है, तो क्या करना होता है, दी गई संख्या का ऐसे लिख दो, ठीक है, दी गई संख्या पुट कर दो और 101101, ठीक है। इसमें क्या, इसका विपरीत लिख दो, ठीक है दोस्तों। जो वन का विपरीत जीरो, जीरो का विपरीत वन, और वन का विपरीत जीरो, और वन का विपरीत जीरो, जीरो का विपरीत वन, और वन का विपरीत जीरो, ठीक है। ये है 1s कंप्लीमेंट्री, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आप बता दो। 0101 मतलब ए के ऑप्शन के अंदर आया हुआ है, ठीक है। 10001 मतलब ए नंबर इसका राइट आंसर है जो होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब आपको पूछे दी गई संख्या, ठीक है, अब 1s कंप्लीमेंट्री है तो पूछ ले अपने को 2s कंप्लीमेंट्री, है ना। तो अपने क्या करेंगे, दी गई संख्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो ए ऑप्शन अपने को लिया, ए ऑप्शन लिया अपने को, ठीक है। अपने ए ऑप्शन लिया 010010, है ना। 2s कंप्लीमेंट्री पूछा है तो अपने कुछ नहीं करना, इसमें एक प्लस कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। एक ऐड कर देना, 2s पूछे तो, अगर 1s पूछे तो उल्टा कर देना है, अगर 2s पूछे तो एक ऐड कर देना। अब एक ऐड करेंगे तो 1 और 0 में जोड़ेंगे तो 1, और ये 1 आ जाएगा, 0 0 1 और 0, ये इसका 2s कंप्लीमेंट्री बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से ऐसा कौन सा गेट है जिसका एक ही इनपुट होता है, ठीक है। और गेट, एंड गेट, नोट गेट, और इनमें से कोई नहीं। अब आपको बता दें जो एंड गेट होता है ना, और गेट पहला ऑप्शन दे रखा, और गेट में क्या होता है, इसका सिंबल बता दूं। और गेट का क्या होता है, और गेट में सिंबल ये होता है ना, और गेट का सिंबल, है ना। तो एक एक इनपुट कहाँ होगा इसमें, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मूला होता है और गेट का a+b, है ना, ये होता है ना। तो इसमें एक इनपुट कहाँ होगा, इनपुट इसमें दो होगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन अपने का नहीं हो सकता, ठीक है। और गेट में आपको बता दूं ये क्या होता है, एक समांतर गेट होता है ना। क्या होता है, समांतर गेट होता है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो आपको सभी को पता है इसको जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये होता है ना। तो ए और बी, तो इनपुट कितने होंगे, दो, मतलब बी नंबर ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होगा a × b, और ये एक क्या है, सीरीज गेट है, ठीक है, सीरीज गेट है ना। ये भी याद रखना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और अपने बात करें ऑप्शन नंबर सी जो नोर गेट है, ये किसका जो संयुक्त रूप है, नोट गेट प्लस के अंदर और गेट का संयुक्त रूप है ना। तो इसके लिए सिंबल बनेगा कैसे, और गेट, है ना। और गेट भी लगा दें और नोट गेट भी लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे डॉट, तो a × b, और इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a+b, है ना। और आपको बता दें ऐसा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जाए इनमें से कोई नहीं। अब आपको बता दें ऐसा कौन सा गेट है जिसका एक इनपुट होता है, क्या होता है वो, यस सभी को पता है क्या होता है, नोट गेट। नोट गेट का क्या, एक ही इनपुट होता है, एक इनपुट दिया और एक ही बार, जीरो दिया तो वन मिलेगा, वन दिया तो जीरो मिलेगा, है ना। अब नोट गेट की कुछ विशेषताएं, नोट गेट की कुछ विशेषताएं क्या है, जो नोट गेट होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रम गेट होता है ना। वो किसकी तरह कार्य करता है, वो एक इन्वर्टर की तरह, है ना, इन्वर्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अर्धचालक पदार्थ है, सिलिकॉन है ना, 0 डिग्री केल्विन पर ऊर्जा अंतराल क्या होता है, कितने डिग्री केल्विन पर पूछा है, 0 डिग्री केल्विन पर। आपको बता दें एक सिलिकॉन पदार्थ का 0 डिग्री केल्विन पर तापमान होता है, ऊर्जा अंतराल, सॉरी दोस्तों, बैंड अंतराल, है ना। बैंड अंतराल, एनर्जी गैप जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसकी इकाई होती है ना, वो कितना होता है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आपको बता दें 2 4 जो कुछ अन्य बातें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। अगर अपने को पूछे सिलिकॉन का 300 डिग्री केल्विन पर तापमान बताइए, ठीक है, 300 डिग्री पर केल्विन पर तापमान कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब आपको बताएं अगर पूछ ले अपने से जर्मेनियम, है ना, जो कि एक अर्धचालक पदार्थ है, वो भी एक अर्धचालक पदार्थ है। और जर्मेनियम का 0 डिग्री केल्विन पर, है ना, 0 डिग्री केल्विन पर कितना होता है, 0.785 इलेक्ट्रॉन, है ना। और जर्मेनियम का फिर 300 डिग्री केल्विन पर कितना हो जाएगा,
0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाए, सिंपल से आंकड़े हैं दोस्तों, इसको याद कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं ये एग्जाम के अंदर। हर एग्जाम के अंदर लगभग इसमें एग्जामिनर का अगर ध्यान पड़ गया तो इसमें पूछ लेता, अन्यथा नहीं पूछता, ठीक है। अब इसमें तो पूछेगा पूछेगा, ठीक है। निम्न में से एक पी टाइप पदार्थ है, ठीक है। पी टाइप क्या होते हैं? त्रिसंयोजी तत्व जिसमें मिलाए जाते हैं ना, पी टाइप। पी टाइप पदार्थ जिसमें क्या है, होल्स की संख्या एक एक क्या है, जिसमें डोपिंग मिलाई जाती, अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर नहीं होती है, ठीक है। किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, इसमें बराबर नहीं होती है, ठीक है। पूछा अपने को एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम सभी, ठीक। आपको बता दें ये सभी है जो पी टाइप पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। तो पी टाइप पदार्थ में बहुसंख्यक, जिसमें मेजोरिटी बहु क्या बोला जाता है, बहुसंख्यक को मतलब बहुसंख्यक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स, है ना। होल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पी टाइप में पदार्थ में कम होते हैं, ठीक है, त्रिसंयोजी तत्व। और आपके बता दें एक और बच गया, क्या होता है इसके अंदर, एक और पदार्थ है, वो है बोरेन, है ना। बोरेन भी पी टाइप पदार्थ में आते हैं, ये लिख लेना दोस्तों, ठीक है। अब बच्चा आपको आपका बड़ा बड़ा रिवीजन, मोटा मोटा रिवीजन आपको मैं करवा देता हूँ। एन टाइप पदार्थ, एन टाइप पदार्थ में नाइट्रोजन, है ना। आपको और भी एक से एग्जाम्पल याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, जो सबसे पहले कमेंट करेगा फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और उसके बाद आर्सेनिक, ठीक है। मैं बोला जा रहा हूँ, टाइपिंग तो सही नहीं हो रही है। तो एन टाइप क्या आएगा, नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, आर्सेनिक, है ना। उसके बाद कौन सा बचा, हाँ एक एंटीमनी, और एंटीमनी, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 5 नंबर, कौन सा है, बिस्मिथ, ठीक है। बिस्मिथ तो अपने को मार के ही छोड़ेगा। बिस्मिथ क्या होता है, जिसकी प्रतिचुंबक प्रबलता सबसे अधिक होती है, और ये एन टाइप श्रेणी के अंदर आता है, एन टाइप पदार्थ के अंदर आता है। ऐसे दोस्तों याद रखा करो क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, रिवर्स बायस की अवश्य परत, फॉरवर्ड बायस की अवश्य परत, अवश्य परत मतलब कैसे होती है, ठीक है। रिवर्स बायस की अवश्य परत है फॉरवर्ड बायस की अपेक्षा ज्यादा होती है, या कम होती है, बराबर होती है, शून्य होती है, ठीक है। आपको बता दें, रेड था कुछ और खंतरे की घंटी लग रही है, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, रेड कलर तो आपको बता दें रिवर्स बायस की जो अवश्य परत है वो क्या होती है, फॉरवर्ड बाइस से ज़्यादा होती है, ठीक है। आपको याद रखना है भी, रिवर्स बाइस की जो फॉरवर्ड जो अवश्य परत है, डिप्लेशन लेयर है, वो ज़्यादा होती है, और फॉरवर्ड बाइस की जो अवश्य परत है वो कम होती है ना। और ये अवश्य परत किस पर निर्भर करती है, डोपिंग पर, ठीक है। जितनी अधिक डोपिंग होगी अवश्य परत की मोटाई उतनी ही कम होगी, ठीक है। अवश्य परत की मोटाई उतनी ही कम होगी। अब देखो अवश्य परत से के क्या कारण होता है अवश्य परत के, तो आपको बता दें अवश्य परत होती है जिसके अवश्य परत घटने के कारण जो अपनी चालकता है, कंडक्टेंस का मान इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाती है। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक आदर्श डायोड फॉरवर्ड बाइस है, आदर्श डायोड है, कौन से बाइस में काम कर रहा है, फॉरवर्ड बाइस की तरह वर्क करता है, शॉर्ट सर्किट, खुला परिपथ, लीकेज सर्किट, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपको बता दें एक आदर्श डायोड, आदर्श का मतलब होता है आंतरिक रेजिस्टेंस जीरो, है ना। फॉरवर्ड बाइस में आंतरिक रेजिस्टेंस जीरो किसका होता है, आदर्श डायोड का। आदर्श डायोड में आंतरिक प्रतिरोध जीरो हो गया, फॉरवर्ड बाइस में तो करंट क्या मैक्सिमम चलेगी, धारा अधिकतम चलने पर डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो एक आदर्श डायोड फॉरवर्ड बाइस में शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है, जैसे कि डीसी में कौन करता है, इंडक्टर या कैपेसिटर, ठीक है, इंडक्टर, ठीक है दोस्तों। इंडक्टर डीसी में क्या करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है, जैसे कि आदर्श डायोड फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट कार्य करता है। अब आपको बता दें रिवर्स बायस में कैसे काम करेगा आदर्श डायोड, रिवर्स बायस में कैसे काम करेगा खुले परिपथ, जैसे कि डीसी में कौन करता है, कैपेसिटर, है ना। इसका विपरीत कर दो, जस्ट उल्टा कर दो, जैसे कि डीसी में कैपेसिटर या संधारित्र, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्न मतलब कम कम डोपिंग के कारण उत्पन्न होने वाले ब्रेकडाउन क्या कहलाती है, एवलांचे ब्रेकडाउन, जिनर ब्रेकडाउन, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बता दें कम, जिसमें कम डोपिंग के कारण जो जो जिसके कारण ब्रेकडाउन उत्पन्न होती है ना, उसके कारण उसको क्या बोला जाता है, एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। और जो उच्च डोपिंग के कारण होती है उसको क्या बोला जाता है, जिनर ब्रेकडाउन। मतलब निम्न डोपिंग के कारण कौन सी ब्रेकडाउन उत्पन्न होती है, जिनर ब्रेकडाउन, ठीक है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें जिनर ब्रेक एवलांचे ब्रेकडाउन है जिसकी भंजन वोल्टता, ठीक है, भंजन वोल्टता कितनी है, 8 वोल्ट से
ठीक है, 8 वोल्ट से ज़्यादा है, ठीक है। और जो जिनर ब्रेकडाउन की जो भंजक वोल्टता वो कितनी है, 5 से 8 वोल्ट तक, ठीक है। अब आपको बता दें भंजक वोल्टेज का मतलब, भंजक वोल्टेज का मतलब क्या होता है, मतलब रिवर्स बायस में, ठीक है, जब डायोड रिवर्स बायस में करेगा तो अगर आपने वोल्टेज का मान बढ़ा दिया, वोल्टेज का मान बढ़ा दिया, ठीक है, वोल्टेज का मान बढ़ा दिया, अब वोल्टेज का वह मान, ठीक है, वोल्टेज का वह मान जहाँ धारा का मान अधिकतम बढ़ जाता है, ठीक है, उसको भंजक वोल्ट, आपको एक डायग्राम या ग्राफ की सहायता से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है 6 वोल्ट, यहाँ पे है 10 वोल्ट, ठीक है। अब आपको बता दें डायोड रिवर्स बायस में ना, रिवर्स बायस में, तो देखो दोस्तों जैसे जैसे अपने वोल्टेज बढ़ाई, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती गई और जहाँ जहाँ धारा का मान अधिकतम एकदम से अचानक से बढ़ गया, मतलब ये क्या है, वो वोल्टेज का वह मान, वोल्टेज का वह मान जहाँ धारा का मान अधिकतम से बढ़ गया, उसको क्या बोलते हैं, जिनर ब्रेकडाउन। पहले हमेशा रिवर्स बायस में कौन सी ब्रेकडाउन होगी, जिनर ब्रेकडाउन, उसके बाद क्या आएगी, एवलांचे ब्रेकडाउन। ये कौन सी ब्रेकडाउन है, तो आपको बता दें 6 वोल्ट पर होगी जिनर ब्रेकडाउन रिवर्स बायस में, और 10 वोल्ट के करीबन होगी, वो कौन सी होगी, एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ट्यूनिंग परिपथ में निम्न में से किस डायोड का उपयोग किया जाता है, वेरिएबल कैपेसिटर, एलईडी लाइट इंटरमीडिएट, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया, सॉरी नाम नहीं याद है, बहुत ही अच्छी तैयारी है उस बंदे की, मैंने पूछा था कुछ क्वेश्चन, तो उस बंदे ने कमेंट किया था कल पीछे वाली वीडियो में, शॉटकी डायोड, पिन डायोड, ठीक है। आपको बता दें जो ट्यूनिंग परिपथों में उपयोग में लिए जाने वाला डायोड का क्या नाम है, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, ठीक है। ये इसका उपयोग ट्यूनिंग परिपथों में किया जाता है, ठीक है। इसका जो डायग्राम होता है वो क्या होता है, ये है ना, सिंबल ये होता है, ठीक है दोस्तों इसका। और आपको बता दें दिए गए ऑप्शन एलईडी, ठीक है, क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। कहाँ उपयोग में लेते हैं इसका, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, है ना, इंडिकेटर के रूप में, बहुत ही अच्छे, और वाहनों में, और आपको एग्जांपल याद है एलईडी का उपयोग है। ऑप्शन नंबर दिया है पिन डायोड, ठीक है, 4। तो पिन डायोड का क्या सिंबल होता है, सिंपल सा सिंबल है, सबको याद है, PIN है ना, IN बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा, ऐसा कौन सा डायोड है जिसके जिसके अंदर एक नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, कौन सा है, पिन डायोड, इसके अंदर शुद्ध अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें नेज अर्धचालक गैलियम या आर्सेनिक का उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है वो तो बहुत ही बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, शॉर्ट की डायोड जिसका सिंबल होता है, क्या होता है, यूं करके, और थोड़ा सा यूं कर दो, है ना। तो इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम है, रिवर्स रिकवरी टाइम ऐसे नहीं पूछा था लास्ट ईयर, यूपीपीसीएल के अंदर ऐसे पूछा था, उत्क्रम रिवर्स रिकवरी पुनः प्राप्ति, है ना, क्या बोला, रिकवरी को पुनः प्राप्ति, रिकवरी टाइम को क्या बोला जाता है, काल, है ना, ये पूछा था, उत्क्रम पुनः प्राप्ति काल क्या होता है, सबसे रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत कम होता है, ठीक है दोस्तों। और और आपको बता दें इसकी जो स्पिचिंग स्पीड है, ठीक है, वो क्या होती है, अन्य अन्य। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे एक ट्रांजिस्टर में निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होता है। आपको बता दें ट्रांजिस्टर आकार की अपने बात आए तो आकार सबसे अपने को छोटा पूछा है, तो सबसे बड़ा किसका होता है, ए कलेक्टर का, ठीक है, और फिर एमीटर का, और फिर बेस का आकार भी छोटा होता है। और डोपिंग की बात करें और सबसे डोपिंग कम होती है बेस में, ठीक है। तो सबसे अधिक डोपिंग की बात है, डोपिंग किस में होगी, सबसे अधिक डोपिंग की, फिर कलेक्टर की, और फिर सबसे कम, ये आकार की कंडीशन है। और जो सेकंड नंबर कंडीशन मैंने लिख रखी है वो किसकी है, डोपिंग की, ठीक है दोस्तों, वो किसकी है, डोपिंग की, आकार में सबसे छोटा बेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ट्रांजिस्टर मतलब बीजेटी की बात कर रहा है, ठीक है। देखो दोस्तों पहले कभी नहीं देखा होगा ये क्वेश्चन आपने। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रिंट और इंच विधि का उपयोग करके निम्न में से किस पीसीबी का निर्माण किया जाता है। पीसीबी कई प्रकार की होती है, सिंगल परत, डबल लेयर, बहुपरत। सिंगल परत होती है जिसका निर्माण आपको बता दें प्रिंट एवं इंच विधि द्वारा, या एक और विधि होती है जिसको क्या बोला जाता है, डाई कट, है ना, क्या बोला जाता है, डाई कट विधि का उपयोग करके भी
सिंगल परत पीसीबी का निर्माण करते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ना, ये इसके लिए उपयोग में ली जाती है, मतलब ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बात करें बहुपरत जो पीसीबी है, जिसमें अब आपको बता दें इसका उपयोग कहाँ जाता है, जहाँ बहुत सारे अधिक अवयव हो, बहुत सारे ट्रांजिस्टर हो, कैपेसिटर वगैरह बहुत सारे अवयव हो ना, उसमें क्या उपयोग करते हैं, बहुपरत पीसीबी। और आपको बता दें इसमें क्या है एक, इसमें परतें ऐसे लगती है, बहुत परत मतलब 3 या 3 से अधिक परतें लगाई जाती हैं। इसमें जो परतें लगती है वो सैंडविच है ना, सैंडविच के रूप में होती है। ठीक है दोस्तों, अब आप मेरे को एक पॉइंट याद आया है, ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर एक ट्रांसफार्मर प्रकार कोर, बेरी और सेल टाइप होता है, उसमें उसमें कौन में से तीनों में से सैंडविच प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, आपको कमेंट करके बताना। ट्रांसफार्मर में सैंडविच प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, और आपको बता दें इनमें जो परतों के बीच में बहुपरत होगी ना, परतों के बीच में फिर अगर शॉर्ट सर्किट हो तो क्या भरा जाता है, पिम्प्रेन नाम का एक पदार्थ आता है। ठीक है, पिम्प्रेन नाम का एक पदार्थ आता है जो इसमें इसमें भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर है। लगभग लगभग मैंने क्वेश्चन सभी लाए हैं दोस्तों, आप 1 नंबर वीडियो से स्टार्ट हो जाओ देखना, तो लगभग सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए गए हैं। और कल की अंतिम वीडियो होगी जो मैं आपको पारेषण उत्पादन रह गया, तो उसमें मैं आपको कल की वीडियो में 20 क्वेश्चन और डाल दूंगा और आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, रिवीजन आपका मोटा मोटा बड़ा बड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज जाए तो आउटपुट आवृत्ति क्या होगी, मतलब कि क्या पूछ रहा है, रिपल आवृत्ति पूछ रहा है ना। आपको बता दें हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आउटपुट आवृत्ति उतनी ही होती है जितनी इनपुट आवृत्ति होती है। ठीक है, मतलब कि 50 हर्ट्ज। अब अगर पूछ ले फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या हो जाएगा, तो दोगुनी होती है। ठीक है, मतलब इनपुट आवृत्ति आउटपुट आवृत्ति होती है जो आउटपुट आवृत्ति है ना, आउटपुट आवृत्ति है वो क्या होती है, इनपुट आवृत्ति की दोगुना होती है। ठीक है, या पूछ लो इनपुट आवृत्ति है वो आउटपुट आवृत्ति की आधी होती है। ठीक है, अगर पूछ लेता है यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उस समय 25 आंसर राइट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एससी तत्व, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी देखा होगा क्या। पूछ रहे हैं एससी तत्वों का आरएमएस मान तथा डीसी तत्वों के आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, रिपल फैक्टर और पीआईवी है। आपको बता दें जो फॉर्म फैक्टर होता है, रूप गुणांक है ना, उसका मान, उसका जो किस किस का अनुपात होता है, मतलब उसको ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो आपको बता दें फॉर्म फैक्टर होता है वो आरएमएस मान, जो पीछे अपन को मैं पीछे वाली वीडियो में बताया, आरएमएस मान या औसत मान का अनुपात होता है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, प्रभावी मान और मध्यमान के अनुपात को क्या बोला जाता है, फॉर्म फैक्टर है ना। और जो फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, 1.11 है ना, ये होता है फॉर्म फैक्टर का। और एक और मान होता है, पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था, पाई अपॉन के अंदर दोस्तों सब साथ साथ में अपने को पढ़ता रहना चाहिए, तभी अपने को चीज़ें याद होती है। पाई अपॉन के अंदर 2 है ना, 1.1 को क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन में √2, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1.1 आएगा है ना। और पीक फैक्टर क्या होता है, आपको सभी को पता है, √2 इसका मान होता है। क्रेस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर अधिकतम मान बटे आरएमएस मान के अनुपात को क्या है ना। अब आपको दोनों को याद करने की ट्रिक बता देता हूँ सिंपल सी, जिसको बंदे को याद नहीं हो रहा है, जो कन्फ्यूजिंग है ना थोड़ा सा, उनको बता देता हूँ। तो पहले तो आपको क्या करना है, अधिकतम मान लिख लेना। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान है ना, बटे लिख लेना आपको आरएमएस मान। ठीक है, आरएमएस मान बटे लिखना है आपको औसत मान। ठीक है, औसत मान है ना, जिसको ये याद नहीं हो रहा है तो आपको बता दें जो अधिकतम मान है और आरएमएस मान को क्या बोला जाता है, पीक फैक्टर है ना, क्या बोला जाता है, पीक फैक्टर। और आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को क्या बोला जाता है, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, और जो एससी तत्व है आरएमएस मान तथा डीसी तत्व के आरएमएस मान के अनुपात को रिपल फैक्टर बोला जाता है, जो कि 3 नंबर ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है ना। अब आपको बता देता हूँ रिपल फैक्टर, अगर पूछे हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होता है। ठीक है, अगर पूछे आपको फुल वेव जो सेंटर टैप्ड होता है, दो होते हैं ना फुल वेव, सेंटर टैप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड के लिए, और फुल वेव है जो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए कितना मान होता है। ठीक है, तो हाफ वेव के लिए कितना होता है, 1.1 है ना, और ये कितना होता है 0.48, और ये कितना होता है 0.48 है ना। रिपल फैक्टर के लिए फुल वेव रेक्टिफायर का मान कितना, 0.48, 0.48, हाफ वेव के लिए 0.21। ठीक है,
अब आपको बात करें ऑप्शन नंबर जो डी के अंदर दिया हुआ है PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, यहाँ पूछा जा सकता है व्युत्क्रम। पीक मतलब अधिकतम है ना, इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम होता है, ठीक है, व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम। और वी वोल्टेज है ना, वोल्टेज को क्या बोला जाए, विभव, ठीक है, अधिकतम, व्युत्क्रम, विभव, ठीक है, इसको ये नाम भी होता है। अब आपको बता दें इसकी जो वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू पीक इनवर्स वोल्टेज की, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो आपको बता दें जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी जो PIV होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज, वो V मैक्सिमम के बराबर होती है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर की अपनी बात करें, अगर सेंटर टैप्ड है तो क्या होगी, 2V मैक्सिमम होगी, ठीक है। अगर बात करें जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके लिए V मैक्सिमम ही होगी। तो आपका बड़ा बड़ा रिवीजन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर में UTF का मतलब क्या होता है। अब आपको बता दें, आपको UTF का मतलब पता होना चाहिए, फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बता दें UTF का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन, है ना, यूटिलाइजेशन, है ना, यूटिलाइजेशन। एफ का मतलब फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, है ना। अब आपको हिंदी नाम बता देता हूँ, हिंदी नाम क्या होता है इसका, हिंदी नाम होता है ट्रांसफार्मर को क्या बोला जाता है, परिणामित्र, परिणामित्र, यूटिलाइजेशन उपयोगिता, फैक्टर को गुणांक, ठीक है, परिणामित्र उपयोगिता गुणांक, ऐसे भी पूछा का। अब पूछा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, है ना, तो कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, 0.259, ठीक है, मतलब कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें फुल वेव के लिए, सेंटर टैप्ड के लिए और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, तो बी नंबर ऑप्शन होगा, जो किसका होगा, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के लिए, है ना, जो इसमें ट्रांसफार्मर सेंटर टैप लगाया होता है। और ये क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए है, लेकिन ये है ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, है ना, जिसमें 4 डायोड लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पाई फिल्टर के निर्माण के दौरान उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको बता दें जब पाई फिल्टर क्या काम करता है, ठीक है, ये क्या करता है, रिपल, ठीक है, रिपल मतलब उर्मिका, ठीक है, क्या बोलते हैं, उर्मिका, रिपल को क्या बोला जाता है, उर्मिका को कम करता है, ठीक है। तो पाई फिल्टर का निर्माण के दौरान एक इंडक्टर लगता है और 2 कैपेसिटर लगते हैं, ठीक है, 2 कैपेसिटर लगते हैं, ठीक है, इसके निर्माण के दौरान 2 कैपेसिटर लगते हैं और एक प्रेरक लगता है, ठीक है, मतलब ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा भी एग्जाम के अंदर कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक इमर्सन हीटर है, इमर्सन हीटर मतलब अपने रोड है ना, अपने काम यूज करते हैं जिसको आप गर्म पानी के लिए उपयोग में लेते हैं। पाइप के अंदर जो भाग भरा जाता है, पाइप के अंदर क्या भाग भरा जाता है, मैग्नीशियम, क्रोमियम, नाइक्रोम। आपने को जिसको मतलब थोड़ा बहुत जिस एग्जाम जिसमें पढ़ा होगा तो वो सीधे नाइक्रोम की तरफ जाएंगे, ठीक है। आपको बता दें इसका नाइक्रोम नहीं होगा। जो पाइप के अंदर भरा होता है ना उसको क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आपको बता दें इसकी जो संरचना है, ठीक है, मैंने तो दोस्तों इसके अंदर देखा हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है, इसको हमारे तो ख़राब हो गई तब मैंने देखा था। तो आपको बता दें ऐसे होती है, ठीक है, यहाँ पे होता है वो क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स, ठीक है। ये क्या है आपको बता दें, टर्मिनल बॉक्स के अलावा इसमें कोई मरम्मत करने योग्य भाग नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वाइल होती है, ठीक है, ऐसे कुछ क्वाइल होती है इसके अंदर, और ये ऐसी बड़ी सारी पाइप होती है, ठीक है, ये ऐसी सारी बड़ी सारी पाइप होती है ना। तो आपको बता दें जो इसके अंदर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की का सफ़ेद चूर्ण भरा होता है, ठीक है। वो चूर्ण कैसे भरा होता है, ठीक है, इसमें दोस्तों एक स्प्रिंग डाली जाती है, पतली सी स्प्रिंग के साथ ही वो सफ़ेद एक चूर्ण डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूरे तरीके आप इसको कभी तोड़ोगे ना खराब हो जाए, कभी तोड़ के देखना, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो सफ़ेद प्रकार का चूर्ण निकलेगा और एक सफ़ेद उसको मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये तो मैंने खोली थी इसलिए आपको बता दें, ठीक है। और आपको बता दें इसको पानी जो इसका टर्मिनल बॉक्स है ना, इसको 75 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर, है ना, शायद कुछ ऐसा आपको अगली वीडियो में बना दूँ, ऐसा कुछ है, मतलब इसको ऊपर इतना रखना चाहिए, ठीक है, पानी की बहाव को। और आपको बता दें
क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपने प्रैक्टिकली देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक ऊष्मीय तंतु का कुछ भाग भाग को हटाकर शेष भाग परिपथ में लगा देते हैं तो ऊष्मा घटेगी, बढ़ेगी, शून्य हो जाती, घटती, बढ़ती रहेगी। आपको बता दें, एग्जाम्पल के तौर पर आप एक ले लो हीटर, है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको हीटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ऊष्मीय तंतु हीटर में लगाते हैं कुछ भाग को हटाकर, मान लो मैंने ये इतना भाग हटा दिया, ठीक है। अब इतना भाग मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो विद्युत धारा यहाँ से आ रही है, तो पहले की अपेक्षा मुझको बताओ रेजिस्टेंस का मान घट गया या रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया, ठीक है। अब आपको बताया रेजिस्टेंस है जो लंबाई के समानुपाती है, ठीक है। जैसे ही लंबाई घटी रेजिस्टेंस का मान घट गया, रेजिस्टेंस का मान घटा तो धारा का मान है जो बढ़ गया। अब आपको बता दें, एक आपको फॉर्मूला याद होता है, क्या होता है ऊष्मा का, H बराबर I स्क्वायर RT। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा धारा बढ़ी, और जैसे ऊष्मा का मान बढ़ गया, ठीक है, ऊष्मा बढ़ती है, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आपको हाथ जोड़कर विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।